अपने आप को पहले ओबीसी, हालांकि उसके पहले देवेगौड़ा साहब ओबीसी प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने दावा, उनके आईटी सेल ने दावा किया कि वही है पहले। उनके अपने कार्यालय में एक भी ओबीसी नहीं, एक भी नहीं, छोड़िए उनका कार्यालय, भारत सरकार के जितने सबसे वरिष्ठ अफसर होते हैं, मंत्रालय में होते हैं, उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। एक भी सेक्रेटरी ओबीसी से नहीं, किसी भी मंत्रालय। जबकि मंडल कमीशन लागू हुए 27 साल से ऊपर हो चुका। अंग्रेजों को जाति गिनने का कोई दबाव नहीं, उन्होंने शुरू से ही गिनना शुरू किया, हर चीज गिनते थे। और 1921 यानी हर 10 साल में गिनते थे। 1911, 1921, उसके पहले से था 1931, आखिरी जनगणना जिसमें जाति गिनी गई थी 1931 में। लेकिन उसके पहले 1921 के में जब वो पूछने जाते थे तो यही गड़बड़ी हुई थी जो आज होने वाली है। लोग अपनी जातियों के नाम इस प्रकार से बताते थे कि जब उसको नोट किया जाता था तो उसमें आ गया आंकड़ा 4.5 मिलियन, यानी लाख जातियां। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो अंग्रेजों की मीटिंग हुई सेंसस में और उन्होंने तय किया कि जो इस जात से मिला जुला जो भी बोल रहे हैं या जिनकी उपजाति का नाम ले रहे हैं लेकिन असल में वो एक जाति है, तो उसको अब जाति के आंकड़ों में फिट करें। हमने तो कहा है सरकार माई बाप है, जरा जो हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जिसमें आपने लिखा है SC, ST एंड अदर्स, उसमें ओबीसी भी तो कम से कम जोड़ दीजिए। नहीं जोड़ा गया। इस देश के गृह मंत्री ने कहा लोकसभा में, अभी रुकिए, ये तो हाउस होल्ड सर्वे है, जब असल गणना शुरू होगी 2027 में उसमें आपसे हम जाति पूछ लेंगे। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वो ओपन एंडेड। बेरोजगारी की गिनती 4 साल पहले बंद कर दी गई। सांख्यिकी विभाग जो इस देश की, उन्होंने घोषणा की कि बेरोजगारी की गिनती नहीं की जाएगी। तो आप बोलेंगे इस देश में बहुत बेरोजगार है, वो बोलेंगे कहां है? ठीक वही नीति जाति जनगणना में अपनाई गई। देखिए, बड़ी दिलचस्प टॉपिक दिया गया है, ईमानदारी से लागू करो। किसको कहा गया है ईमानदारी से? जो सर से पांव तक बेईमान है, जिन्होंने देश के सत्ता और संसाधन को दुरुपयोग करके देश को लूट लिया, जिन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से संस्थागत भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक के माध्यम से खिलवाड़ किया, और उनको जब वो सड़कों पे आए तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो अंतरराष्ट्रीय खबर है। ये उनको बता रहे हैं और हम उनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान राम को नहीं छोड़े, उनके मंदिर तक को लूट लिया। हम कहते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, विदेश से आए और लूट लिया, लेकिन ये सारे लोग तो यहीं बैठे। और आश्चर्य बात देखिए, उनको क्लीन चिट मिल गई, ना कोई FIR, ना कोई शिकायत, फटाफट फैसला। ये RSS का भारत। जय साहू जी महाराज, जय महात्मा फूले, जय डॉक्टर अंबेडकर, जय कर्पूरी, जय मंडल। आज छुट्टी है, कहा जा रहा है ईद उल मिलाद उद नबी है। मैं उसकी मुबारकबाद आप सभी को देता हूं। एक गंभीर विषय पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, लेकिन ठीक आज से एक दिन पहले ओबीसी के हित के लिए इस देश में एकमात्र दस्तावेज मंडल आयोग की रिपोर्ट को देने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की जयंती थी। मैं उन्हें आज पुनः नमन करता हूं और यह आपको बताना चाहूंगा कि कई पार्टियां इस देश में और बिहार में
और लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना ही उनके कई समस्याओं का समाधान होगा, जिसको रोकने के लिए तमाम जो इस देश के रिएक्शनरी फोर्सेस है, यानी कि जो खास तौर से ऐसे सवर्ण समाज जो संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कई पार्टियों ने किया, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि इस देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता और उसके कुछ छुटभैये नेता ने उनको याद करना उचित नहीं समझा, जो दावा करते हैं कि वो ओबीसी के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो इस दावा को अपने नेता के गणेश परिक्रमा तक ही सीमित रखते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ओबीसी को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं। आज यहां उपस्थित हमारे बहुत प्रिय साथी भाई विजेंद्र जी हैं, कुलदीप जी हैं, राज बहादुर जी हैं, मंजीत साहू जी हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं, और यूट्यूब में जो हमें साथ देते हैं तमाम लोग हैं। मैं लेकिन खास तौर से इस्तकबाल करना चाहूँगा जो कुछ ही जेन जी जो हमारे समाज के आज इस सभा में उपस्थित है, क्योंकि आप जब आगे बढ़िएगा तो हमें अपने मुकाम तक पहुंचने पर कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला, क्योंकि आप अगर हमारी बात समझेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे तो जिनके भविष्य के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं वो मुकम्मल रूप से हमारे समक्ष होगा, हम उसमें कामयाब होंगे। देखिए, बड़ी दिलचस्प टॉपिक दिया गया है, ईमानदारी से लागू करो। किसको कहा गया है ईमानदारी से? जो सर से पांव तक बेईमान है, जिन्होंने देश के सत्ता और संसाधन को दुरुपयोग करके देश को लूट लिया, जिन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से संस्थागत भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक के माध्यम से खिलवाड़ किया, और उनको जब वो सड़कों पे आए तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो अंतरराष्ट्रीय खबर है। ये उनको बता रहे हैं और हम उनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान राम को नहीं छोड़े, उनके मंदिर तक को लूट लिया। हम कहते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, विदेश से आए और लूट लिया, लेकिन ये सारे लोग तो यहीं बैठे। और आश्चर्य बात देखिए, उनको क्लीन चिट मिल गई, ना कोई एफआईआर, ना कोई शिकायत, फटाफट फैसला। ये आरएसएस का भारत जिसमें चोरी करने वाले, इस देश के बच्चों के भविष्य को चुराने वाले को कोई सजा नहीं मिलती है, तो मजबूरन आपको और हमको सड़कों पर आना। और यह दिख गया था जहां तक जाति जनगणना की बात है। सत्ता में तो उस समय कांग्रेस पार्टी थी। 2011 संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया कि 2011 के जनगणना में जातियों को गिना जाए, लेकिन वहां भी कुछ जिनको डॉक्टर रतन लाल कार संघी बोलते हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि वो कमिश्नर जो है, सेंसस कमिश्नर नहीं गिनेंगे, एनजीओ गिनेंगे, और उस पर 5,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया। लेकिन उसकी डेटा आज तक उपलब्ध नहीं है उपलब्ध। आरएसएस के छुटभैये नेताओं के पास जाइए, उनको तमाम भारत के उन सभी डेटा उपलब्ध है जो आपको नहीं मिलेंगे। बेरोजगारी की गिनती 4 साल पहले बंद कर दी गई। सांख्यिकी विभाग जो इस देश की, उन्होंने घोषणा की कि बेरोजगारी की गिनती नहीं की जाएगी। तो आप बोलेंगे इस देश में बहुत बेरोजगार है, वो बोलेंगे कहाँ है?
ठीक वही नीति जाति जनगणना में अपनाई गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहां लगातार, और मैं धन्यवाद देता हूं ज्योति मैडम है और कई हमारे साथी, सभी का नाम लेना मुश्किल है, और आप लोग जो उपस्थित है, हर संसद सत्र से पहले और बाद में एक सभा इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में की जाती है। हमने गुहार लगाया, हाथ जोड़कर विनती की। संजय जी सुन रहे हैं, ये भी लगातार, राज बहादुर जी भी आप देख रहे हैं। हमने तो कहा सरकार माई बाप है, जरा जो हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें जिसमें आपने लिखा है SC, ST एंड अदर्स, उसमें OBC भी तो कम से कम जोड़ दीजिए। नहीं जोड़ा गया। इस देश के गृह मंत्री ने कहा लोकसभा में, अभी रुकिए, ये तो हाउस होल्ड सर्वे है, जब असल गणना शुरू होगी 2027 में, उसमें आपसे हम जाति पूछ लेंगे। तो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, और वो ओपन एंडेड। मैं समझा दूं ओपन एंडेड क्या होता है, और बच्चे खासतौर से समझे, क्योंकि जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर आपको कल प्रतिनिधित्व मिलेगा, और अगर उस आंकड़ों में फेरबदल और घोटाले होंगे तो आपको कहीं नहीं प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे आप कितना भी योग्य क्यों। तो उन्होंने क्या किया, मैं विजय सर का नाम लेना भूल गया था, सर बैठे हुए पीछे। हाँ, उन्होंने जो अपनी क्वेश्चन नंबर 10 बनाई है उसको ओपन एंडेड इस तरह से किया है कि आप अपनी जाति बताइए। अब कनौजिया साहब बता देंगे धोबी, मैं बता दूंगा यादव, हमारे मंजीत भाई साहू, लेकिन साहू का स्पेलिंग क्या होगा ये बताएंगे SAHU, और कोई और बता देगा SHAHU, तो वो अलग अलग जाति में गिनी जाएगी। YADAVA अगर मैं कर दूंगा तो उसका अलग जाति हो जाएगा। इस तरह से देश में लाखों जातियां होंगी, और OBC के बारे में कहा जाएगा कि डेटा कोई काम का नहीं, और वो षड्यंत्र शुरू है। मैं आपको थोड़ा, चूंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, डॉक्टर रतन लाल जी भी पढ़ाते इतिहास, लेकिन मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कुछ बात आपको बताऊंगा कि ये जनगणना जो है कब शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने शुरू की। सर बोल रहे थे संजय जी, कोई दबाव नहीं था अंग्रेजों को जाति गिनने का कोई दबाव नहीं। उन्होंने शुरू से ही गिनना शुरू किया, हर चीज गिनते थे, और 1921 यानी हर 10 साल में गिनते थे। 1911, 1921, उसके पहले से था 1931, आखिरी जनगणना जिसमें जाति गिनी गई थी 1931 में। लेकिन उसके पहले 1921 के में जब वो पूछने जाते थे तो यही गड़बड़ी हुई थी जो आज होने वाली है। लोग अपनी जातियों के नाम इस प्रकार से बताते थे कि जब उसको नोट किया जाता था तो उसमें आ गया आंकड़ा 4.5 मिलियन, यानी लाख जातियां। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो अंग्रेजों की मीटिंग हुई सेंसस में, और उन्होंने तय किया कि जो इस जात से मिला जुला जो भी बोल रहे हैं या जिनकी उपजाति का नाम ले रहे हैं लेकिन असल में वो एक जाति है, तो उसको अब जाति के आंकड़ों में फिट करें। और उन्होंने 1931 में उसको सुधारा। इसलिए 1931 में जो आंकड़े उपलब्ध थे, और चूंकि आजाद भारत में जातियों की गिनती नहीं हो रही थी, इसलिए मंडल कमीशन ने 1931 के आंकड़ों को अपने आधार बनाकर कहा कि इस देश में 52% से अधिक OBC है, लेकिन उनकी गिनती, सही गिनती जरूरी है। और उसके पहले काका कालेलकर कमीशन ने भी कहा। तो क्या हुआ, अब जो है जो जनगणना शुरू हुई है, इसमें कैसे वही दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करने के लिए जब बिहार ने जाति सर्वे किया तो उन्होंने एक आदेश दिया। उन्होंने कहा ड्रॉप डाउन सिस्टम। ड्रॉप डाउन सिस्टम मतलब होता है कि आप अपनी जाति का नाम लेंगे सर, तो उस जाति से मिला जुला उपजाति को भी एक कोड के तहत 217 जातियों या 417 जातियों में बिहार में उसको रखा जाएगा। जो दावा करेंगे कि इनमें हम नहीं है, उनको अदर्स में रखा जाएगा। और वो व्यवस्था बिहार ने बखूबी की, इतनी खूबी से की कि देश के होम मिनिस्टर को जाके कहना पड़ा
कि इसमें जातियों में फेरबदल हुआ है, संख्या गड़बड़ हुई है। जो खुद गड़बड़ करते हैं उन्होंने सिर्फ आरोप लगाया, संख्या कैसे गड़बड़ हुई है उन्होंने बताया नहीं। लेकिन फिर तेलंगाना की सरकार ने दोबारा जाति सर्वे किया और इस गलती को भी ठीक करने के लिए कि स्पेलिंग के आधार पर भी जाति अलग अलग नहीं होनी चाहिए, उन्होंने एक व्यवस्था कायम की। आज जो हम मांग कर रहे हैं, आप लोग सभी यहाँ बैठे हैं, मंजीत भाई ने बताया कि आंकड़ों की जरूरत क्यों है। कई लोग आप में से घर के महिलाएं भी आई हैं। जब राशन कार्ड बनता था तो आपको दिखाना पड़ता था कि आप गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा का एक मापदंड था कि रोज अगर कोई व्यक्ति, एक परिवार अगर 25 रुपये कमाता है, अब 25 रुपये में एक परिवार कैसे चलेगा सोचिए, लेकिन उसको गरीबी रेखा में रखा जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा, कांग्रेस की सरकार। अब बीजेपी आई, कही थी बहुत अधिक गरीब हो गया, तो हम उस रेखा को और नीचे कर देते हैं, यानी 25 नहीं 15 रुपये भी कमाओगे तो तुम्हारा परिवार चल जाएगा। अब आज चीनी की क्या रेट है जो चाय पीते होंगे, और चाय बेचकर इस देश के प्रधानमंत्री बनने का दावा जो किए थे। मैं एक और चीज बता दूं, जो इस देश के अपने आप को पहले ओबीसी, हालांकि उसके पहले देवेगौड़ा साहब ओबीसी प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने दावा, उनके आईटी सेल ने दावा किया कि वही है पहले। उनके अपने कार्यालय में एक भी ओबीसी नहीं, एक भी नहीं, छोड़िए उनका कार्यालय, भारत सरकार के जितने सबसे वरिष्ठ अफसर होते हैं, मंत्रालय में होते हैं, उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। एक भी सेक्रेटरी ओबीसी से नहीं, किसी भी मंत्रालय, जबकि मंडल कमीशन लागू हुए 27 साल से ऊपर हो चुका। उसके बाद और मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज इस देश के 55 या 60 या 65% की जनता में से एक भी नहीं। तो हमारी स्थिति शेड्यूल कास्ट से भी खराब है। लेकिन शेड्यूल कास्ट ने लड़ाई लड़ी और हमें उस लड़ाई से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और इसका 2 मंत्र मैं आपसे विनती करके देना चाहता हूं। पहला, जाति छोड़ के जमात बनिए, लीव योर कास्ट एंड बिकम ए कम्युनिटी। यानी अगर आप कहते रहिए हम यादव हैं, हम साहू हैं, हम धोबी हैं, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। आप कहिए हम ओबीसी हैं, तब देखिए क्या हो। और विश्वविद्यालय में डॉक्टर रतन लाल बैठे हुए हैं, तमाम दिक्कतों में सिर्फ हम ओबीसी नहीं कहते, हम एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी एक साथ खड़े होते हैं। तब जाके कुछ लोगों की इज्जत बचती है, तब जाके कुछ लोगों का हक बचता है। तो एक यूनिटी जो होनी चाहिए, जो हम लोग मांग रहे हैं, वो तब होगी। अब आखिरी में आया जाए कि इतने कुछ समझने के बाद 10वां क्वेश्चन में भी गोल कर दिया। बड़े बड़े लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी ने कल एक पत्र लिखा, लेकिन क्या उस पत्र को लिखने पर मुकम्मल नतीजा निकलेगा? राहुल जी खुद देख चुके हैं एक एफआईआर के लिए किस तरह से 8 घंटे थाने पर लीडर ऑफ अपोजिशन को खड़ा रहना। तो इस देश के तमाम, आप जाइएगा, आपका एफआईआर हो जाएगा क्या? पूरा देश देख रहा था, विदेश देख रहा था। और जो लोग इस देश की सत्ता पर वोट चोरी के बदौलत काबिज है, ईवीएम के बदौलत काबिज है, उनको कोई फिक्र नहीं है आपकी संख्या कितनी भी हो। वो कर भी रहे हैं वही उसी तरह ऐप से कर रहे हैं। ऐप फोन में लिया जाएगा, फोन में जाके देखेंगे विजय सर ने क्या दिया डेटा, उन आपको दिखा देंगे क्या? डॉक्टर रतन लाल जी को दिखा देंगे। हिंदू कॉलेज में तो ये प्रिंसिपल को ऊपर नीचे अभी किए हुए हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष, लेकिन हिंदू कॉलेज की आंकड़ा तो मिल जाएगा। लेकिन ऐप में जो चला गया, जैसे ईवीएम में आपका वोट चला जाता है, तो किसको जाता है?
किसी के माई का लाल का दावा नहीं कर सकता है कि उसी को गया है जिसको वो वोट दिया। ठीक उसी तरह ऐप में जो नोट होगा, कहा जाएगा आप खुद को क्या कह रहे हैं 65%। अरे आपकी संख्या तो मात्र 45 या 40%, और इस देश के सवर्ण समाज तो 25% है, 30% है। कैसे चुनौती दीजिए? कागज पर नहीं हो रहा है। यू कैनॉट क्रॉस चेक इट। तो ये गंभीर मसला तब मुकम्मल रूप से होगा जब हम उनको भी ठेंगा दिखाएंगे कि तुम अगर हमारी जाति नहीं लिखोगे तो जो कॉलम धर्म के नाम पर है उस पे हम ओबीसी लिखाएंगे। हम कहेंगे हम ओबीसी, हम हिंदू नहीं है, हम ओबीसी है, लिखना पड़ेगा। और तब ओबीसी का एक आंकड़ा सामने आएगा जिससे आपकी इज्जत बचेगी, आपके हक बचेंगे, आपके बच्चों का भविष्य बचेगा। नहीं तो अगले 14 साल तक आप पूछते रहिएगा कि लैटरल एंट्री क्या होता है। लैटरल एंट्री मतलब बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इस देश के आरएसएस बैकग्राउंड के, कॉरपोरेट बैकग्राउंड के बनाए जाते हैं, जो सीधे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं। और जितने अभी तक बने उसमें एक भी ओबीसी नहीं, एक भी नहीं, एक भी एससी भी नहीं, एसटी भी नहीं। तो ये समझने की बात है। हम लोग तो लगातार इस प्रश्न पर आपके समक्ष आते हैं, लेकिन मेरी विनती अगर मानेंगे तो कल अगर आपसे ये अभी तो आपसे पूछने नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे कई साथी और जो नौजवान बच्चे, यंग बच्चे भी हैं यहाँ, जो सोशल मीडिया पे लिखते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते हो, वो थोड़ा लिख देना कि हमारा धर्म ओबीसी है। अगर तुम नहीं जाति जनगणना करोगे तो हम धर्म के नाम पर ओबीसी लिखेंगे। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनकी क्या हालत होगी समझ जाइए कि जिस तरह से वो नमक छीट दीजिए कुछ चीज़ों पर, या किसी के पूंछ में कहा जाता है कि राशन तेल डाल दीजिए, वही हाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और जो हमारे आयोजक हैं और जो तमाम लोग हम लोग मिलते हैं लेकिन हमसे अधिक हमारी बात YouTube के माध्यम से पहुंचती है, तो खास तौर से उन लोगों को धन्यवाद देते हुए जय संविधान।